गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज द साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 एंड 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इम्पैक्ट। देखो बेटे, जैसे हमारी आईपीआर पॉलिसी 1956 थी, ऐसे ही बेटे हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बेटा 1950 और 1990 के अंदर एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसके हमारी अर्थव्यवस्था पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव पड़े। देखो बेटे, प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1950 to 1990 वर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, पब्लिक एंटरप्राइजेज वर टू प्ले सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज है, जो हमारे सार्वजनिक उद्योग हैं, कहीं ना कहीं वो औद्योगिकरण में एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। प्राइवेट एंटरप्राइजेज वर टू प्ले ओनली द सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज। अब देखो बेटे, जो प्राइवेट सेक्टर है वो सेकेंडरी मैंने गौण भूमिका यानी कि द्वितीय की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मेन रोल कौन प्ले करेगा बच्चों? पब्लिक सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? सेकेंडरी रोल प्ले करेगा, और वो भी लाइसेंस राज के अंतर्गत। यानी कि जो वो एक्सपेंशन करना चाहेगा या नई बिजनेस यूनिट लगाना चाहेगा तो वो क्या करेगा बच्चों? लाइसेंस लेगा। It was a system under which private entrepreneurs were to obtain license for their establishment and in most of cases were to produce goods within legally prescribed limits of production capacity। इसका अर्थ बेटे क्या है? लाइसेंस राज सिस्टम का अर्थ यहाँ पर क्या है कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी निजी उद्यमी है, अगर वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता है, देन ही एंड शी हैज टू टेक द लाइसेंस। और अगर वो जो उसने लिमिट प्रिस्क्राइब करा रखी है लीगली, वैधानिक रूप से प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिए लीगली प्रिस्क्राइब लिमिट से अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, तब भी उसको प्रोडक्शन लिमिट की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी, एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमारा यहाँ पर बेटे जो हमारी औद्योगिकरण की भूमिका थी उसमें फोकस किस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो बेटे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। इसका मतलब क्या है बेटे कि हम लोग क्या करें? प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस किया गया इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर। इसका अर्थ क्या है? उन वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना, हाई प्रायोरिटी के साथ, अधिक प्राथमिकता देकर करना, जिन्हें हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष विश्व से जिन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तभी तो हम लोग इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट करने का अर्थ क्या है बच्चों? उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना। रिप्लेसमेंट हम लोग क्या ढूंढेंगे कि जिन चीजों को हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, जो सामान हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन्हीं का प्रोडक्शन हम अपने देश के अंदर करें। दिस इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? द आइडिया वॉज टू अचीव सेल्फ रिलायंस एज वेल एज इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो बेटे, आप सबको पता है, अगर हम लोग इंपोर्ट करते हैं देन वी हैव टू मेक पेमेंट ऑफ दैट कंट्री करेंसी। ओके, तो हमें फॉरेन करेंसी के रूप में पेमेंट करनी पड़ती है। और जब हम लोग बेटे एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है। तो बेटे इसका बेसिकली मेन आइडिया क्या था, मेन मुख्य विचार क्या था? सेल्फ रिलायंस, अपने आप पर भरोसा करना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। साथ साथ हमारे पास जो विदेशी विनिमय है, फॉरेन एक्सचेंज है, उसका इकोनोमाइज का मतलब क्या है बच्चों? मितव्ययी तरीके से, बहुत सोच समझकर उसका प्रयोग करना है, ताकि उसका यूज हम लोग तब करें जब बेसिकली हम अपने देश में जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उनको इंपोर्ट करना चाहते हैं, या कोई बेसिकली कोई डिफेंस इक्विपमेंट है जो हमारे देश की सुरक्षा को बढ़ावा देता है और जिनके हम लोग अपने देश में बनाना पॉसिबल नहीं है, या एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हम उस फॉरेन एक्सचेंज का यूज करें। तो बेटे यहाँ इसका बेसिक आइडिया क्या है? सेल्फ रिलायंस, अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना, और साथ साथ कहीं ना कहीं जितने भी हमारे पास क्या है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज है उसका इकोनोमाइज तरीके से यूज करना। एज फॉर एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हमारे घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना है। इसके लिए भी हमने बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के दो तरीके अपनाए। वो कौन कौन से हैं बच्चों? हैवी ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स पर क्या लगा देना? ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना, ठीक है ना, ताकि इम्पोर्ट महंगा हो जाए। अगर इम्पोर्ट महंगा हो जाएगा तो बेसिकली वो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को कम्पीट नहीं कर पाएगा।
सेकेंड वन, फिक्सेशन ऑफ इम्पोर्ट कोटास। कोटा का मतलब क्या होता है बेटे, हमने एक लिमिट रख दी कि हम इससे ज्यादा का जो बेसिकली इससे ज्यादा हम लोग यूनिट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज इंपोर्ट कोटा। अब देखो बेटे, फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, आयात के लिए हमें क्या करना, कोटा फिक्स कर देना। इट वॉज रियलाइज दैट प्रोटेक्शन वुड it was realized that protection would foster the growth of domestic industry। और ऐसा महसूस किया गया कि अगर हम अपने देश के उद्योग धंधों को डोमेस्टिकली जो बिजनेस हैं, उद्योग हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन के थ्रू ही हम अपने देश के विकास का पोषण कर सकते हैं, हम अपने देश के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट वन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप्ड with a view to building an infrastructural base in the country। हमें पता ही है बच्चों कि बेसिकली हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के या इकोनॉमिक वेलबींग के दो ही डायमेंशंस हैं, एक तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और दूसरा है बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या करता है, हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड सेकेंड वन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वॉज टू बी डेवलप, हमारे देश में लघु उद्योगों को भी डेवलप किया गया विद ए व्यू टू अचीविंग, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था बच्चों, विद ए व्यू टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, ताकि जो हमारा उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और समानता, उसको अचीव किया जा सके। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया गया ताकि हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस आधारिक संरचना को मजबूत किया जा सके, और जबकि लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, प्रमोट किया गया, डेवलप किया गया ताकि देश में लोगों को रोजगार मिले और साथ में देश के अंदर क्या आए, समानता आए। There are some positive effects या कह सकते हैं गुड इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी 1950 to 1990। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ गोट ए बिग पुश। देखो बेटे, हमारा आर्थिक विकास को बहुत बड़ा सहारा मिला। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट राइज। अब देखो बेटे, जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई। देयर वाज ए 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 to 1990। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों कि हमारे देश के अंदर जो एनुअली वार्षिक दर से बेसिकली 6% क्या बढ़ गया, आउटपुट में वृद्धि हो गई। सेकेंड वन है बच्चों हमारा, देयर वाज ए मार्क डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी विविधीकरण ने की पहचान बन पाई, विविधीकरण हमारे सामने उभर कर आया। ये बेटा डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, नई नई इंडस्ट्रीज, डिफरेंट गुड्स की इंडस्ट्रीज को ओपन अप करना क्या कहलाता है, डाइवर्सिफिकेशन। द देन सनराइज इंडस्ट्री, जो सूर्योदय उद्योग किसको कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, दीज आर नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। मार्क्ड इट्स इमर्जेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तभी बेटे हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने वाली इंडस्ट्रीज उभर कर हमारे सामने आई। थर्ड वन, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है बेटे हमारी, राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट्स। ये भी इनके कारण बेटे हमारे इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया, संरचनात्मक परिवर्तन आया। द इंडियन इकोनॉमी शोड्स इट्स एबिलिटी टू एब्सॉर्ब द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के इम्पैक्ट है उनको एब्सॉर्ब करने में पहले से सक्षम नजर आई, यानी कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वन, ग्रोथ ऑफ एसएसआई। एसएसआई क्या है बच्चों, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कारण बेटे सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग था। यहाँ पर बेटे हमारे देश के अंदर जो ऑब्जेक्टिव था, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, विकास और सामाजिक न्याय, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, उसको हम लोग हर तरह से उसमें अत्यधिक योगदान हमारे एसएसआई के डेवलपमेंट होने के साथ बन गया। ब्रीफली, द ओवरऑल पैटर्न इन द इकोनॉमी showed a marked thrust ऑन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। तो ओवरऑल जो हमारा ग्रोथ पैटर्न है उसके कारण बेटे हमारे समाज का समाजवादी ढांचा उसको हम लोग प्राप्त करने में सक्षम हो गए। जो हमारा गोल्स है 5 ईयर प्लान का, जैसे आपने पढ़ा जीडीपी ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, वो हमारे जो की पैरामीटर्स है उनको हम लोग इस पॉलिसी की हेल्प से कहीं ना कहीं अचीव करने में सक्षम हुए। नेक्स्ट वन है बच्चों हमारा बैड इम्पैक्ट। बैड इम्पैक्ट क्या है, देखो बेटे बैड इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बुरे प्रभाव। देखो बेटे
हर एक कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है या हम भी बनाते हैं बेटे, तो उसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही बेटे जो हमारी पॉलिसी 1950 टू 1990 बनाई गई है, उसके भी अपने कुछ बैड इम्पैक्ट्स हैं। फर्स्ट वन, पब्लिक सेक्टर मोनोप्लीज। मोनोप्लीज क्या होता है बेटे? एकाधिकार। ग्रेजुअली टर्न आउट टू बी डेट सोशल फीड, इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज एंड पिल्फरेज अमर्ज एज अ प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक। कहने का मतलब क्या है बेटे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की एकाधिकार था, धीरे धीरे डेड सोशल वेट का मतलब क्या है? सामाजिक महाभार में परिवर्तित हो गए। इसके पीछे कारण क्या था? इनएफिशिएंसी, अकुशलता, करप्शन, भ्रष्टाचार, लीकेज, पिल्फरेज, चोरी, रिसाव, ये सब इसकी क्या रही? महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉसेज, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान होने के कारण पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। बेटे जो इतने सारे हमें लॉसेज हुए पब्लिक सेक्टर के कारण, तो पब्लिक सेक्टर क्या शो कर रहा था कि वो हमारे नेशनल स्कार्स रिसोर्सेज का पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत ही अकुशल तरीके से प्रयोग किया गया। क्योंकि बेटे आपने पढ़ा ना कि बेसिकली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जब सारे रिसोर्सेज, सारा मोनोपली, सारा मतलब बेसिकली बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर की बजाय पब्लिक सेक्टर को दिया जा रहा है, तो हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि पब्लिक सेक्टर अपना काम अकाउंटेबिलिटी के साथ करे। लेकिन बेटे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही कि जो पब्लिक सेक्टर में मोनोपली मैंने एकाधिकार क्रिएट हुआ बेटे, धीरे धीरे उसके कारण बेटे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज किसमें परिवर्तित हो गए? डेड सोशल वेट, सामाजिक महाभार बन गए, सामाजिक रूप से बोझ बन गए। इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज, पिल्फरेज आर द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट। इसका मतलब क्या है बेटे? अकुशलता, करप्शन, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, रिसाव करना, वो सब इनकी क्या बन गए? बेसिकली महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। बाय इनकरिंग ह्यूज लॉस, बहुत अधिक मात्रा में जो नुकसान हमारे सामने पब्लिक सेक्टर के ऊपर के आ रहे थे, तो वो हमें क्या प्रूव कर रहे थे कि हमारे देश में जो नेशनल रिसोर्सेज या राष्ट्रीय संसाधन है, उनका जो प्रयोग किया जा रहा है बिल्कुल ही अकुशल तरीके से किया जा रहा है। तो सेकेंड वन, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्टिमुलेटेड इट्स ग्रोथ। देखो बेटे हमने हमारे देश में आपने पढ़ा ना कि फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमने क्या किया? प्रोटेक्ट किया ताकि ग्रोथ को विकसित किया जा सके। बट इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। लेकिन इसके कारण बेटे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम उनको अचीव नहीं कर पाए। लैक ऑफ कंपटीशन प्रॉम्प्टेड द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स टू फोकस अपॉन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। अब देखो बेटे हमने हर तरह से हमारे देश के घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया, उनको हर तरह से फॉरेन कंपटीशन से बचाया। तो बेटे इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा कि हमारे देश में जो बनने वाली वस्तुएं थी वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं बनी। इंटरनेशनल मार्केट में वो विभिन्न देशों से बनी हुई वस्तुओं को कम्पीट नहीं कर पाई। ठीक है ना। लैक ऑफ कंपटीशन प्रॉम्प्टेड द डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स टू फोकस ऑन मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द मार्केट। कहीं ना कहीं जब कंपटीशन नहीं था, प्रतियोगिता नहीं थी, तो वहां पर जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे, जो बेसिकली डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स थे, उनका फोकस क्या रहा कि वो बाजार पर एकाधिकार स्थापित करें, ना कि अपनी वस्तुओं की क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की गुड्स बना के इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सकें। ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वॉज कन्वीनियंटली अवॉइडेड। तो बेटे जो हमारा विकास होता कंपटीशन से, डाइवर्सिफिकेशन से, उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दिया गया। देखो बेटे वैसे भी देखो इसका एक पॉइंट होता है, शायद आप भी समझते हो कि बेसिकली क्या होता है बेटे, आपके जो एग्जाम्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ कंपटीशन। अगर आपका एग्जाम्स नहीं लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। तो बेटे इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर ही तो एग्जाम्स का शेड्यूल बनाया जाता है। तो ऐसे ही बेटे जब हम लोग हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे हमारे घरेलू उद्योग धंधों को, तो वो बेटे किसी भी तरह से मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करके, अपनी टेक्निक्स को फॉलो करके अपने देश के अंदर डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। वो सिर्फ क्या सोचेंगे कि वो मोनोपोली कंट्रोल को एस्टैब्लिश करें, पूरी मार्केट पर अपना कब्जा कर लें और हर तरह से जो हमारा कंपटीशन है उसको क्या करें, अवॉइड करें। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन रेदर देन जनरेटिंग इट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रूव टू बी इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। देखो बेटे हमने फॉरेन करेंसी को, जितनी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है
उसको बचाने की कोशिश की, उसकी बचत करने की कोशिश की थ्रू द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या है बच्चे, कि उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन अपने देश में करना जिन्हें हम लोग बाहर से मंगाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो सेविंग करना फॉरेन एक्सचेंज की इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन से प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। कहीं ना कहीं जो ये हमारी पॉलिसी थी कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें रैदर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करें, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट करेंगे बेटे तो हमें क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलती। लेकिन हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश नहीं की, हमने इंपोर्ट को क्या किया स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट किया। तो इसके कारण बेटे क्या हुआ, जो हमारी ये पॉलिसी थी फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की, वो एक इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट रहा, एक कह सकते हैं हम लोग अकुशल पॉलिसी के लिए एक इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ। आवर फॉरेन एक्सचेंज, हमारे जो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज थे रिजर्व स्टार्टेड श्रिंकिंग, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे धीरे धीरे इन्होंने श्रिंक करना शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ 1990s दीज स्टॉक्स रीच देयर बॉटम। धीरे धीरे बेटे 1990 के एंड तक जो ये बेसिकली हमारे पास स्टॉक थे वो बिल्कुल बॉटम में चले गए, बिल्कुल तली में चले गए। मस्त क्या है कि वो खत्म होने शुरू हो गए। सो मच सो दैट वी हैव टू प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व। इसलिए बेटे हमारे जो गोल्ड रिजर्व हैं वो वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखने पड़े टू सैल्वेज आवर बोरोइंग्स, ताकि हम अपने उधार को चुका सकें। तो देखो बेटे कहीं ना कहीं जो पॉलिसी हमने बनाई बेटे, एक तो इसके अंदर आप लोग ये लिख सकते हो कि जो फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की पॉलिसी थी, इसकी जगह हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए था, ताकि हमारे पास फॉरेन करेंसी आती और उस करेंसी का यूटिलाइजेशन हम अपने देश की डेवलपमेंट के लिए करते। तो बेटे दीज ऑल आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द पॉलिसी। बेटे बहुत ईजी टॉपिक है, इसको अच्छे ढंग से सुनिए, समझिए इसको। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।